हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट की, जिसमें हमने पिछली क्लास में सिलेबस एनालिसिस पर चर्चा करी थी और आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक रहने वाला है धान, यानी जो राइस होते हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। जो धान की संपूर्ण जानकारी हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे और ये जो धान है वह एग्जाम की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण भी है, इसलिए आपको क्लास के एंड तक जुड़े रहना है और क्लास के साथ साथ नोट्स बनाते रहना है। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और दोस्तों, कमेंट में ये भी बताना कि नेक्स्ट क्लास किस सब्जेक्ट और कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है धान, जो कि एक खरीफ फसल है और इसका जो सामान्य या कॉमन नाम होता है वो होता है राइस यानी धान, जिसे हम पेडी भी कह सकते हैं। और इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है ओराइजा सेटाइवा और इसकी फैमिली होती है पोएसी या ग्रेमेनी भी कह सकते हैं। जिस धान में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो होते हैं 24 और इसका जो ओरिजिन स्थल है यानी उत्पत्ति स्थान है वह है साउथ ईस्ट एशिया यानी दक्षिण पूर्वी एशिया। ये इसकी सामान्य जानकारी थी। अब हम जानेंगे कि धान की उत्पत्ति कैसे और कहाँ के कब कैसे हुई। तो धान की उत्पत्ति दक्षिण पूर्वी एशिया, विशेष रूप से भारत वर्मा क्षेत्र में मानी जाती है। यानी कि जो धान है, जो चावल है, उसकी सर्वप्रथम उत्पत्ति या सर्वप्रथम उसको उगाया गया वो है स्थान है दक्षिण पूर्वी एशिया। विशेष रूप से इसे भारत वर्मा क्षेत्र में भी मानी जाती है। जो पुरातात्विक प्रमाणों के अनुसार धान की खेती 5000 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। यानी कि जो धान है उसकी सबसे पहले जो खेती हुई वो आज से 5000 वर्ष पूर्व हुई थी। और जो भारत धान के प्रारंभिक उन्नति और वंशावली विकास का प्रमुख केंद्र भी है। अब हम देखेंगे कि जो धान है उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट क्या क्या है, यानी आर्थिक महत्व क्या क्या है। तो धान दुनिया की आधी से अधिक आबादी का मुख्य आहार है। यानी कि जो धान है वो जो दुनिया की जो आधी से अधिक आबादी है उसका जो प्रमुख आहार है। जैसा कि जो सबसे ज्यादा खाई जाने वाले अनाज अनाज वाली फसलों में धान है, जो भारत में प्रथम स्थान पर है और दुनिया में सेकंड स्थान पर है। सबसे पहले दुनिया में प्रथम स्थान पर जो गेहूं है, जो सबसे ज्यादा अनाजों में खाया जाता है, और भारत में सबसे ज्यादा अनाजों में खाया जाने वाला अनाज है चावल। और ये राष्ट्रीय सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देता है, यानी जीडीपी में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों किसानों और मजदूरों को रोजगार प्रदान करता है। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसमें जो किसान होते हैं उनको भी रोजगार प्रदान करता है। और जैसे रोजगार के जो किसान होते हैं वे अपने खेत में काम करने के लिए जो मजदूर लाते हैं उन्हें भी रोजगार प्रदान करता है। इसलिए ये जो धान की खेती है वह एक रोजगार का साधन भी है। अगला जो हम देखेंगे कि जो धान की भूसी होती है, जो चोकर होता है, या जो पराली उद्योगों, चारे और ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी कि जो धान का जो चोकर होता है, भूसा होता है, उसे हम पशुओं को भी खिलाने में काम में लेते हैं और जो ईंधन होता है उसके रूप में भी काम में लिया जाता है या उपयोग में लिया जाता है। अब हम देखेंगे सॉइल रिक्वायरमेंट्स, यानी मृदा की आवश्यकता। इन धान के लिए कैसी मृदा होनी चाहिए, उसका कितना पीएच होना चाहिए। तो सामान्यतः की जो धान की खेती चिकने से लेकर दोमट मिट्टी इसमें अच्छी होती है, जिसमें जल धारण क्षमता अधिक हो। यानी कि जो धान के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है वह दोमट मिट्टी होती है या चिकनी मिट्टी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो जल धारण क्षमता होती है वह अच्छी होती है, अन्य मृदाओं से अच्छी होती है। मृदा में जैविक पदार्थ और पोषक तत्वों की प्रचुरता होनी चाहिए। यानी कि जो धान जिस मृदा में धान की बुआई करते हैं उस मृदा में जैविक पदार्थ और पोषक तत्वों की प्रचुरता होनी चाहिए, यानी पर्याप्त मात्रा उनमें उपस्थित होनी चाहिए। अगला हम देखेंगे कि जो इसका पीएच है वो कितना होना चाहिए। कि तो इसका पीएच 5.5 से 6.5 के बीच होना चाहिए। जो थोड़ा अम्लीय से तटस्थ तक हो वह सही होता है। अब हम देखेंगे जो जलवायु आवश्यकता यानी क्लाइमेट रिक्वायरमेंट। धान को गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यानी कि जो धान होता है उसे गर्म जलवायु चाहिए और जो आर्द्रता होती है वह उसे चाहिए। ऐसी जलवायु धान के लिए उपयुक्त मानी जाती है। धान के अंकुरण के लिए जो उपयुक्त तापमान होता है वह होता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। उसकी जो टिल्टरिंग होती है उसमें जो उपयुक्त तापमान होता है वो होता है 25 से 30 डिग्री। और जो फ्लावरिंग होती है, यानी फूल किस तापमान पर अच्छे आते हैं, कि वो तापमान की मात्रा है कि जो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड।
और जो मैच्योरिटी है वो होती है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें आपको मुख्यतः एक तो जर्मिनेशन का याद कर लेना, एक फ्लोवरिंग का याद कर लेना। ये दो मुख्यतः पूछे जाते हैं, ज्यादातर एग्जाम में यही पूछे जाते हैं कि धान के जर्मिनेशन के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए, और जो फ्लोवरिंग धान में फ्लोवरिंग आते समय उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए। ये दोनों आपको मुख्यतः याद करने हैं। और अगला है कि जो उत्तम तापमान यानी अंकुरण, ये हो गया 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और कल्ले निकलने के समय तापमान जो उपयुक्त रहता है वो होता है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और पुष्पन के लिए 30 से 35 डिग्री और पकने पर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त माना जाता है। इसे 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा और या सुनिश्चित सिंचाई की आवश्यकता होती है, यानी कि जो धान होता है वो आधा धान का पौधा आता है जलमग्न होना चाहिए, क्योंकि जो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा या सुनिश्चित सिंचाई करनी चाहिए, यानी कि यदि 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाए तब तो बढ़िया है, नहीं तो आपको सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए, तभी आपका ध्यान अच्छा खासा होएगा। और अब हम देखेंगे कि वेराइटी ऑफ राइस, इन्हें धान की किस्में, जिनमें सबसे पहले आते हैं उच्च उत्पादक किस्में, यानी कि जो हाई हाई उत्पादन क्षमता होती है, यानी जिनकी उत्पादन क्षमता अन्य किस्मों से अच्छी होती है या उच्च होती है। उसमें मुख्यतः तीन किस्में आती है, जिसमें पहले आते हैं IR 64, MTU 1010 और स्वर्णा। ये तीन मुख्यतः किस्में जो उच्च उत्पादक किस्मों में आती है। अगली किस्म है बासमती वेरायटी, जिसमें आती है पूसा बासमती 1 और पूसा 1121। ये दो मुख्यतः किस्में हैं जो बासमती वेराइटीज में आती है। और अगली जो वेराइटीज है वह है हाइब्रिड, यानी संकर किस्में कौन कौन सी है, उसमें आती है सहाद्री KRH2 और एराइज 6444। ये इसकी जो हाइब्रिड किस्में वेराइटी है, संकर वेराइटी है। और जो जल्दी पकने वाली किस्में हैं नवीन और जय, यानी कि जो ये सामान्य किस्में होती है उनसे कम समय में जल्दी पकती है। और अब हम देखेंगे कल्चरल प्रैक्टिस, यानी कि धान से बुआई से पहले खेत की तैयारी कैसे करें। जो धान है जो हम रोपित करते हैं, जो रुपाई करते हैं, उसमें उससे पहले जो पेड़ी होती है वो कितने दिनों पहले तैयार करनी चाहिए, ये सब हम देखेंगे। तो धान के खेत की क्षेत्र की तैयारी के लिए 2 से 3 बार जुताई करनी चाहिए। और जो पेड़ी की रुपाई है उससे पहले पेडलिंग की आवश्यक है, यानी कि उसे पेडलिंग से खेत को तैयार करना चाहिए, ये सब आवश्यक है पहले। और नर्सरी रेसिंग, यानी कि नर्सरी तैयार करना, 20 से 25 दिन पुराने पौधों की रुपाई की जानी चाहिए, यानी कि जो हम पेड़ी जो खेत में लगाते हैं वह 20 से 25 दिन पहले ही तैयार करने चाहिए या 20 से 25 दिन पुरानी होनी चाहिए। फिर हम देखेंगे जो स्पेसिंग होती है, इन्हें पंक्ति दर पंक्ति दूरी, यानी कि जो कतार से कतार की दूरी है वह तो 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो पौधे से पौधे की दूरी है वह 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तब आपका जो धान है अच्छा ग्रोथ करेगा और उसमें जो कल्ले होते हैं वह भी अच्छे निकलेंगे और जो उत्पादन क्षमता है वह भी बढ़ती है। फिर हम देखेंगे फर्टिलाइजर्स, यानी इसमें NPK 100:50:50 kg प्रति हेक्टेयर के रूप में देना चाहिए। और जो नाइट्रोजन होता है वैसे डोज के रूप में देना चाहिए, जो कि 3 डोज में 3 भागों में बांट कर देना चाहिए। सबसे पहला डोज बेसल के समय, फिर कल्ले निकलते समय और फिर बाली बनने के समय 3 डोज के रूप में हमें नाइट्रोजन, जो धान में नाइट्रोजन देना चाहिए, इन्हें तीन जो नाइट्रोजन होता है उसे 3 भागों में बांटकर फिर देना चाहिए। और फिर हम देखेंगे कि इसमें जो वीड कंट्रोल, यानी जो खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। रुपाई के 20 से 40 दिन बाद हाथ से या ब्यूटाक्लोर जैसे रासायनिक खरपतवार नाशक से हम जो वीड कंट्रोल है वह कर सकते हैं, यानी कि जो धान की जैसे बुआई होगी उसके महीने भर बाद उसकी जो निराई गुड़ाई करनी चाहिए। इससे हम जो हाथ से धान में जो जितने भी खरपतवार होते हैं उनसे उखाड़ कर जो खरपतवार कंट्रोल कर सकते हैं। यदि हम ऐसी व्यवस्था नहीं हो या मजदूरों की जो व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो हम ऐसे समय में क्या करते हैं कि ब्यूटाक्लोर जैसे रासायनिक जो खरपतवार नाशक होता है उसके उपयोग से भी हम खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। जो धान की उत्पादन क्षमता है वह क्या क्या है कि जो सिंचित क्षेत्र होते हैं, यानी जिनमें सिंचाई से यानी कि वर्षा नहीं हो रही है तो आपने सिंचाई कर दी, तो ऐसे क्षेत्र में जो 5 से 6 टन प्रति हेक्टेयर यानी 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर धान उत्पादन होता है। और जो वर्षा आधारित क्षेत्र होते हैं उसमें 2 से 3 टन यानी 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, यानी कि जो सिंचित क्षेत्र है उसका आधा ही उत्पादन होता है वर्षा आधारित क्षेत्रों में।
और जो हाइब्रिड वेराइटीज होती है उसमें अच्छे प्रबंधन में 7 से 8 टन प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन दे सकती है। यानी कि जो सबसे अच्छा उत्पादन होता है वो होता है संकर किस्मों से। उसके बाद जो उत्पादन होता है वो होता है सिंचित उच्च उत्पादक किस्मों से। और जो वर्षा आधारित क्षेत्र होता है उसमें सबसे कम उत्पादन होता है, या जो हाइब्रिड किस्म है उसकी तुलना में बहुत कम उत्पादन होता है। ये आज का जो हमारा टॉपिक था धान, इसके बारे में हमने चर्चा की। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपने साथ साथ नोट्स भी बना लिए होंगे, और आपको जो ये क्लास है वो आपके एग्जाम के लिए भी काफी हेल्पफुल होगी। इससे आप एक या दो क्वेश्चन तो आपके अवश्य पूछे जाएंगे, इसलिए आपको अच्छे से याद भी करनी है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और जो इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।